नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं वायुमंडल, यानी कि दोस्तों वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के कौन कौन से संघटक होते हैं, दोस्तों वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, उनका क्या नाम है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में घटती हैं, और वायुयान कहां पर उड़ता है, दोस्तों ओजोन परत कहां पे पाई जाती है, और उल्का संबंधी घटनाएं कहां पर घटती है। इन सभी दोस्तों महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में आज की वीडियो हम देखने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे वायुमंडल के संघटक, यानी कि वायुमंडल किस किस से मिलकर बना होता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण होता है, यानी कि गैसों का एक घेरा होता है, और दोस्तों यह गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से चिपकी हुई हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से बंधी हुई हैं। तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक घेरा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, धूलकण पाए जाते हैं, जल वाष्प पाया जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी से चिपका हुआ है, ठीक है, ये होता है वायुमंडल। अब दोस्तों इसकी कौन कौन सी परतें होती हैं, इनको दोस्तों अभी हम एक चित्र बना के देखेंगे और उसमें प्रत्येक परत की विशेषता देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वायुमंडल के संघटक। तो यहां पर लिखते हैं वायुमंडल वायुमंडल के संघटक, यानी कि वायुमंडल किस किस से मिलकर बना होता है। वायुमंडल किस किस से मिलकर बना होता है, तो दोस्तों यहां पर हम लिखते हैं वायुमंडल, इसमें सभी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ठीक है, ओजोन है, ये सभी गैसें होती हैं। उसके अलावा और क्या होता है इसमें, और दोस्तों इसमें जल वाष्प होता है, जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। यानी कि दोस्तों जिसको हम वायु कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं, वो दोस्तों उसका इस प्रकार का मिश्रण होता है, यानी कि सभी गैसों का मिश्रण प्लस जल वाष्प और धूल के कण, ये सभी मिलकर दोस्तों क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, यानी कि वायु कहलाती है, ठीक है। सभी गैसें, जल वाष्प और धूल के कण, यानी कि दोस्तों जहां पर वायु होती है उसमें दोस्तों ये चीजें पाई जाती हैं, सभी गैसें पाई जाती हैं, जल वाष्प और धूल के कण, यानी कि अलग अलग परत में दोस्तों अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है। जल वाष्प और धूल के कण परत के हिसाब से दोस्तों बटे रहते हैं, लेकिन इसको मिला के क्या बोलते हैं, हम वायुमंडल बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है, उसका क्या प्रतिशत है, और दोस्तों कौन सी गैस की क्या विशेषता है। चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में, आप जानते हैं दोस्तों कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका प्रतीक है दोस्तों N2, और दोस्तों ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका प्रतिशत है 78%। ये दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन गैस की वजह से ही, या फिर कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की वजह से ही वायुमंडल में हवा का प्रवाह होता है, और दोस्तों जो इसमें जो जल वाष्प के कण पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये इसी गैस की वजह से हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये गैस पाई जाती है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी गैस देखते हैं, जो कि दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन। साथ ही साथ दोस्तों देखते जाना कौन सी गैस का कितना प्रतिशत है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, O2, ठीक है। और ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये लगभग पाई जाती है दोस्तों 21%, 21%।
और ये कौन सी है, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, दूसरी सर्वाधिक। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की कौन सी गैस है, तीसरे नंबर की दोस्तों गैस है आर्गन। कौन सी, आर्गन गैस है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है और इसका प्रतीक क्या है दोस्तों, Ar। ये कितने मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 99% पाई जाती है और बाकी सभी गैसें 1% में आती हैं। जैसे कि इसका प्रतिशत है दोस्तों 0.93%, 0.93%। ये कौन सी गैस है दोस्तों, तीसरी सर्वाधिक है। अब दोस्तों चौथी गैस कौन सी है, जो कि अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, इसका है CO2 और इसका प्रतिशत क्या है वायुमंडल में, इसका प्रतिशत है 0.03%। यानी कि दोस्तों ये वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस होने की वजह से ये वायुमंडल में सबसे नीचे पाई जाती है और इसी की वजह से दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी कि CO2 की वजह से दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे दोस्तों ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ओजोन गैस। कौन सी, ओजोन गैस। इसका प्रतीक है दोस्तों O3। ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों 0.00006%, यानी कि 0.0006% पाई जाती है और ये दोस्तों वायुमंडल में 5वीं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसी तरह से दोस्तों और भी गैसें पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों 90% तो नाइट्रोजन और 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। उसके अलावा ये दोस्तों कुछ और गैसें हैं और भी जैसे गैसें पाई जाती हैं दोस्तों, अक्रिय गैसें पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं हीलियम की बात करते हैं, ठीक है, और जीनोन की बात करते हैं, रेडॉक्स की बात करते हैं। ये सभी दोस्तों कैसी गैसें हैं, ये अक्रिय गैसें हैं। और हीलियम और हाइड्रोजन दोस्तों बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि सबसे ऊपर वाली परत में पाई जाती हैं। ठीक है, यह दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, और इसके साथ साथ जल वाष्प पाया जाता है और धूल के कण पाए जाते हैं। जल वाष्प की वजह से दोस्तों क्या होता है, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का जो तापमान रहता है वो किसकी वजह से रहता है, जल वाष्प की वजह से रहता है। ठीक है, और धूल के कण क्या करते हैं दोस्तों, धूल के कण जल वाष्प को अपने साथ रखते हैं। धूल के कण जल वाष्प को अपने साथ रखते हैं और इसमें वायुमंडल में बिखरे रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम वायुमंडल की प्रत्येक परत को देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कौन सी परत का कितना तापमान है और किस परत का क्या नाम है और दोस्तों कौन सी परत में कौन सी घटना घटती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहां दोस्तों एक एरिया फिक्स कर लेते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, वायुमंडल को देखने वाले हैं, यानी कि वायुमंडल की सभी परतों को देखने वाले इसमें। ठीक है, और यहां पर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। यानी कि यहां पर मान के चलो क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। ध्यान से देखना दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या है, मान के चलो पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी है, इसको कुछ इस तरह से लेते हैं। अब पृथ्वी के बाद, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के बाद क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, वायुमंडल। तो वायुमंडल की जो पहली परत है वो कौन सी है, वो कौन सी है दोस्तों, उसका नाम हम लिखते हैं, वो है क्षोभ मंडल। कौन सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली या सबसे पहली परत होती है क्षोभ मंडल। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम होने का कारण यह है दोस्तों कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में, यानी कि वायुमंडल की
इस परत में मौसम संबंधी घटना घटने की वजह से क्या होते हैं, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। संवहन घटनाएं यानी कि संवहन मंडल भी कहते हैं इसे और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार की समय के अनुसार घटनाएं घटती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है इसमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। किसको? क्षोभ मंडल को। ये दोस्तों वायुमंडल की पहली परत है। दूसरी परत कौन सी है? तो दूसरी परत लेते हैं हम। दूसरी परत है दोस्तों समताप मंडल। कौन सी है? समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि दोस्तों समताप मंडल इसका नाम क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ऊंचाई तक तापमान एक समान रहता है, यानी कि इसमें तापमान समान रहता है कुछ ऊंचाई तक, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, समताप मंडल कहते हैं। और दोस्तों अभी हम प्रत्येक परत की विशेषताओं को देखेंगे। उसके बाद है दोस्तों तीसरी परत। तीसरी परत कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों मध्य मंडल। कौन सी? मध्य मंडल। समताप मंडल के बाद कौन सी आती है? मध्य मंडल। और इसका मध्य मंडल नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि ये मध्य में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है आयन मंडल। कौन सी? आयन मंडल, ठीक है। नाम ध्यान रखते जाना दोस्तों, कौन सी है? आयन मंडल। इसका नाम आयन मंडल क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें जो वायु के या गैसों के कण होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, तापमान की वजह से आवेशित हो जाते हैं, यानी कि आवेशित हो जाते हैं धनायन और ऋणायन में, ठीक है। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? उसके बाद है बहिर्मंडल, यानी कि दोस्तों आयन मंडल के बाद कौन सी है? बहिर्मंडल, ठीक है। यानी कि बहिर्मंडल हम इसको पूरे को मानते हैं। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आएगा अंतरिक्ष। यहां पर लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये क्या देख ली, वायुमंडल की परत देख ली। और दोस्तों ये पृथ्वी की चारों तरफ होती है, लेकिन हमने दोस्तों समझने के लिए एक तरफ को बना लिया है, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सी हो गई? ये हो गई क्षोभ मंडल, सबसे पहली परत। दूसरी परत है दोस्तों क्रम से है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल और चौथी है आयन मंडल, पांचवी है बहिर्मंडल। अब दोस्तों इनकी क्या देखेंगे, साथ ही साथ इनकी ऊंचाई देखेंगे, यानी कि लंबाई, जो कि ऊंचाई क्या है, किसकी कितनी ऊंचाई है और उसके साथ में किस परत में कितना तापमान रहता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के बाद जो क्षोभ मंडल है उसकी कितनी ऊंचाई है। तो इसकी दोस्तों ऊंचाई, यहाँ पर दोस्तों मैं ऊंचाई को h से, यानी कि हाइट h से दर्शाऊंगा और इसके तापमान को दोस्तों T से दर्शाऊंगा, टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि h का मतलब यहाँ पर हाइट है दोस्तों और T का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो क्षोभ मंडल में इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट है 0 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर। कितनी? 18 किलोमीटर, यानी कि 0 यानी कि पृथ्वी से लेके और वायुमंडल ऊपर जाएंगे तो कितने किलोमीटर है? 18 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर इसके तापमान की बात करते हैं तो तापमान भी दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके ऊपर तक जाते जाते कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है दोस्तों -80 डिग्री सेल्सियस। अभी बताता हूँ दोस्तों कि इसका जो तापमान है वो माइनस में क्यों हो गया है। पहले हम इसकी हाइट और टेम्परेचर लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ समताप मंडल की हाइट की बात करते हैं, यानी कितनी ऊंचाई है इसकी। तो h यहाँ पर दोस्तों 18 किलोमीटर, तो 18 से कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी 18 से दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर। और इसका टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर -80 है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऊंचाई तक तो टेम्परेचर से समान रहता है। कैसा रहता है? समान। लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ माइनस है तो कुछ ऊंचाई तक कैसा रहता है? समान रहता है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत तापमान बढ़ के -80 से 0 पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल की हाइट की बात करते हैं। हाइट मतलब h,
यहाँ पर 50 किलोमीटर है, तो इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों 80 किलोमीटर। कितनी? लगभग 80 किलोमीटर इसकी हाइट रहती है आयनमंडल की, ठीक है। और टेम्परेचर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ 0 है और ऊपर जाएंगे तो दोस्तों तापमान लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्षोभमंडल में तापमान घटता है, फिर समान रहता है और फिर थोड़ा सा तापमान बढ़ता जाता है। यहाँ के बाद दोस्तों क्या होगा, तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ हाइट की बात करते हैं आयनमंडल में, यानी कि आयनमंडल की हाइट कितनी है, हाइट मतलब दोस्तों h, और कितनी है यहाँ 80 किलोमीटर है, तो यहाँ दोस्तों हो जाएगी 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, साथ ही साथ दोस्तों इनको नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। और यहाँ दोस्तों इसके टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों इसका आयनमंडल में 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे जैसे ऊपर पहुँचते हैं। उसके बाद दोस्तों बहिर्मंडल की बात करते हैं, तो बहिर्मंडल यानी कि बहिर्मंडल दोस्तों कहाँ तक जाता है, अंतरिक्ष तक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अंतरिक्ष आता है, तो इसका लगभग तापमान हाइट हो जाती है दोस्तों, यानी ऊंचाई हो जाती है 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी हाइट जो बताई है वो बताई है 1600 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ तापमान की बात करते हैं दोस्तों, किसकी, तापमान की, तो 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितना हो जाता है दोस्तों, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हमने प्रत्येक परत के बारे में उसकी हाइट को देख लिया और टेम्परेचर को देख लिया साथ ही साथ। अब देखेंगे दोस्तों कि इसका टेम्परेचर इतना क्यों है और उसके साथ साथ इनमें जो घटनाएं जो घटती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों क्षोभमंडल के बारे में। तो क्षोभमंडल का दोस्तों दूसरा नाम क्या है, परिवर्तन मंडल है और संवहन मंडल है और दोस्तों विक्षोभ मंडल है। कारण क्या है इसका कारण है दोस्तों इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटनी हैं, यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, ओले, बिजली, तूफान, यानी कि दोस्तों मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो क्षोभमंडल में घटती हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। मौसमी घटनाएं जैसे कि वर्षा, बादल, ओले, बिजली, तूफान जो भी है, आंधी तूफान वगैरह जो भी आते हैं वो सब किसमें घटती हैं, घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं। इसलिए दोस्तों इसे परिवर्तन मंडल या संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो समताप मंडल का नाम समताप मंडल इसलिए है कि यहाँ पर तापमान समान रहता है, लेकिन ऊपर जाके तापमान लगभग कम होकर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, हाँ ये क्या है दोस्तों, -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, क्षोभमंडल में जैसे जैसे हम दोस्तों वायुमंडल ऊपर जाते हैं क्षोभमंडल में, तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, कम होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर हम क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, कितना, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं क्षोभमंडल में, तो तापमान में कितनी कमी आएगी, 6.4 डिग्री सेल्सियस की। यानी कि क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दोस्तों अगर 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान में कितनी कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ध्यान रखना ये क्यों लिखा है, अगर क्षोभमंडल में हम अगर पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमें तापमान में कितनी कमी मिलेगी, 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। केवल ये क्षोभमंडल में ही कमी आती है, उसके बाद दोस्तों तापमान लगातार बढ़ता है सभी परतों में, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है समताप मंडल में। समताप मंडल में सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी, ओजोन परत पाई जाती है। और इसकी जो
मोटाई रहती है वो कितनी है, लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं, वायुयान। वायुयान उड़ाने का कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती हैं, इसलिए यहाँ पर दोस्तों मौसम क्या रहता है, साफ रहता है। और मौसम साफ रहने की वजह से दोस्तों क्या उड़ाया जाता है, यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, मौसम साफ रहने की वजह से क्या उड़ाया जाता है, यहाँ पर दोस्तों वायुयान उड़ाए जाते हैं। कहाँ पर, समताप मंडल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी कोई घटना नहीं घटती है, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए ये एरिया साफ रहता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ओजोन परत होती है इसमें, और वायुयान उड़ाए जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो ये है समताप मंडल। और दोस्तों ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या है दोस्तों, ओजोन परत को दोस्तों हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी कि हानिकारक किरणों को क्या कर लेती है, अपने में सोख लेती है। और अगर दोस्तों हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, यानी कि त्वचा रोग हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करती है, ओजोन परत अपने आप में सोख लेती है, और जो किरणें हमारे नुकसान नहीं पहुंचाती वो पृथ्वी तक आ जाती हैं आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों मध्य मंडल में क्या होता है। तो मध्य मंडल में होती हैं सभी उल्का, सभी उल्काएं, उल्काएं संबंधी घटनाएं, सभी उल्का संबंधी घटनाएं। यानी कि दोस्तों जैसे ही कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो घर्षण की वजह से, वायुमंडल के घर्षण की वजह से क्या होने लगता है, वो जलने लगता है। और दोस्तों जलते जलते वो कहाँ तक आता है, तेजी से मध्य मंडल तक आता है। और मध्य मंडल में दोस्तों क्या हो जाता है, वो जल के खत्म हो जाता है, यानी कि पृथ्वी तक बहुत कम आ पाते हैं, या फिर पृथ्वी के साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, मध्य मंडल में घटती हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो ये है दोस्तों मध्य मंडल। ठीक है, अब बात करते हैं आयन मंडल की। तो आयन मंडल में क्या होते हैं, गैसों के कण, गैसों के कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। आवेशित, आवेशित क्यों हो जाते हैं दोस्तों, यहां पर क्या होता है, गैस बहुत विरल मात्रा में पाई जाती है, यानी कि दूर दूर पाए जाते हैं गैसों के कण। और यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से क्या होते हैं दोस्तों, गैसों के कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। यानी कि आवेशित होकर वो आयन में बदल जाते हैं, यानी कि कोई धनावेशित हो जाता है, कोई ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, और बहिर्मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे बाहरी परत है। और इसके बाद दोस्तों क्या आता है, इसके बाद आता है अंतरिक्ष। इसके बाद क्या आता है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष आता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि वायुमंडल क्या होता है। उसके बाद वायुमंडल के संघटक क्या हैं, तो वायुमंडल के संघटक में सभी गैसें आती हैं, जलवाष्प आता है और धूल के कण आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैस हैं जो कि ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, देख ली। नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक है, ऑक्सीजन 21% है दोस्तों, दूसरी सर्वाधिक गैस है। आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और ओजोन है दोस्तों 0.0006% है। ठीक है, इस तरह से हमने सभी गैसें देख ली। लगभग वायुमंडल में दोस्तों 99% गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके अलावा 1% में दोस्तों सभी गैसें आती हैं। हम बात करते हैं दोस्तों बहिर्मंडल में, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि हल्की होने की वजह से दोस्तों सबसे ऊपर पाई जाती हैं ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है दोस्तों, गैसों की सघनता के आधार पर ये क्या है, अलग अलग परतों में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन हीलियम सबसे ऊपर पाई जाती है क्योंकि ये हल्की गैस है। और दोस्तों यहाँ पर CO2 क्षोभमंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी के लिए एक कंबल का काम करती है, क्योंकि पृथ्वी की गर्मी को जो रोक के रखती है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या देख लिया,
पूरे वायुमंडल के बारे में समझ लिया दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।